दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेट वर्चुअल क्लासेस में। आज मैं फिर से लंपी स्किन डिजीज पे चर्चा करने वाला हूं। आप लोग समझ सकते हैं कि ये समस्या जो है बहुत ही विकट है, महामारी का रूप लेती जा रही है और कई जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। तो फिर से यहाँ आने के पीछे कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो नए अपडेट्स हैं वो आप तक मैं दे सकूं, ताकि आप लंपी को कंट्रोल करने में बेस्ट अप्रोच ले सकें। तो ये लंपी स्किन डिजीज जो है मुख्यतः गायों का बीमारी है और आपने देखा कि ये पाकिस्तान और इंडिया दो और बांग्लादेश, इन जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सबको बड़े ही भयानक रूप से अफेक्ट कर रहा है और कई गोवंशियों का जान ले रहा है। तो इससे आखिर एक ट्रेंड देखने को मिला है। ऐसा माना जाता है कि ये जो बीमारी है ये जनरली जेबू कैटल जो देसी गायें हैं उनको कम अफेक्ट करता है और जो क्रॉस ब्रीड की हैं या विदेशी नस्लों की गायें हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन बीमारी का इंसिडेंस आप देखेंगे तो गौशालाओं में भी है और देसी गायों में भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये वायरस इस साल जो आया है इसमें मोर्टालिटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मृत्यु भी हो रही है जानवरों की। तो आखिर कारण क्या है, इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। इसका स्प्रेड क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो पहले ये माना जाता था कि जो वायरस है, एक चीज़ तो मैं बता दूं कि ये जो लंपी स्किन डिजीज वायरस है सिर्फ गाय और भैंसों में है। भैंसों में भी इसकी ना के बराबर इन्फेक्टिविटी है, लेकिन गाय को और काउस जितने भी कैटल हैं उनको ही अफेक्ट करता है। लोगों में एक मिसकंसेप्शन गया है, मैसेज जा रहा है कि आदमी को भी अफेक्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आदमी में ये वायरस नहीं जाता है, ये होस्ट स्पेसिफिक है और ये सिर्फ़ और सिर्फ कैटल को अफेक्ट करता है। एक आध केसेस वाइल्ड लाइफ में भी डियर वगैरह में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि ये लंपी स्किन डिजीज है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गाय भैंसों की बीमारी है। तो आपको परेशान नहीं होना है कि ये हमको भी हो जाएगा, ये हमें होने वाली बीमारी नहीं है। तो आखिर ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल क्यों रही है। एक चीज़ देखा जाता है, पहले अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो जो पहले का कंसेप्ट था कि ये जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, यानी कि इसके लिए इंसेक्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं, मॉस्किटो रिक्वायर्ड होता है, टिक रिक्वायर्ड होता है, उनके बाइट से ये फैलता है। लेकिन जिस ट्रेंड में ये फैल रहा है ये बिल्कुल नहीं इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ मॉस्किटो या टिक्स के बाइट से स्प्रेड हो रहा होगा। और अभी लिटरेचर भी अवेलेबल है कि ये वायरस जो है एनिमल के हर सिक्रीशन में आता है, यानी कि उसके सलाइवा में आता है, उसके यूरिन में आता है, उसके फीसेस में आता है, उसके मिल्क में आता है। तो हर सिक्रीशन में आता है और उस सिक्रीशन से अगर कंटामिनेशन हो तो ये दूसरे एनिमल तक स्प्रेड हो सकता है। उस सिक्रीशन के कंटेक्ट में अगर दूसरा जानवर आता है तो उसको होता है। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी महामारियां हैं वो बड़े पैमाने पर अगर फैलना है तो आपको देखने को मिलेगा या तो हवा से फैलती हैं या कंटेक्ट से फैलती हैं। तो यहाँ भी कंटेक्ट एक मेजर फैक्टर है, या सलाइवरी सिक्रीशन या जो एक्सक्रीशन जिसमें वायरस आ रहा है उसका कंटामिनेशन या उसका जो अप्रोच है वो भी एक मेजर फैक्टर है, जिसके चलते ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैल रही है। ख़ास करके आप गौशालाओं में देखेंगे तो पैटर्न जो गौशालाओं का है उनमें ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखेंगे तो एक ही जगह पे पानी रहता है और सारे के सारे जो कैटल होते हैं वहाँ आकर के पीते हैं। तो अगर एक जानवर जो इन्फेक्टेड है वो पानी पी रहा है, उसी मेंजर में बाकी के या उसी टब में दूसरे जानवर भी अगर आकर के पानी पीते हैं तो ये एक पॉसिबल रूट हो सकता है जिससे बहुत तेज़ी से ये वायरस दूसरे जानवरों में जाएगा। तो आपको जो भी इन्फेक्टेड एनिमल हैं एटलीस्ट उनको पानी जब आपको देना है या उनको चारा देना है तो अलग अलग करके दें, तो स्प्रेड को रोका जा सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो गौशालाओं में मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा है।
एक साथ जब कई पशु बीमार हो जाते हैं तो सबका इलाज भी करना है, और जब वेटनरियंस इलाज करते हैं, बड़े पैमाने पे इलाज करते हैं, तो एक चीज़ बड़ा ही मिस हो जाता है कि एक ही नीडल का इस्तेमाल कई जानवरों के लिए किया जाता है। जो इन्फेक्टिविटी है या जो सिम्टम्स हैं वो वायरस के लोड पे भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वायरस एनिमल में है। तो अगर आप एक सिरिंज या एक ही नीडल बार बार कई जानवरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे आप नीडल यूज़ कर रहे हैं तो ये मॉस्किटो या जो टिक्स हैं ये सिर्फ मैकेनिकल कैरियर होते हैं वायरस के, यानी कि खून को दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। तो ये अगर मैकेनिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं तो नीडल से भी वायरस एक एनिमल से दूसरे में जाएगा, यानी कि जब आप ट्रीट कर रहे होंगे वही नीडल अगर दूसरे एनिमल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप अनविलिंगली वायरस को एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट कर रहे हैं और वायरस का लोड बढ़ा रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक एनिमल के लिए इलाज के लिए जिस नीडल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल आपको दूसरे जानवरों के लिए नहीं करना है, या उसे अच्छी तरह से हॉट वाटर में डाल के सैनिटाइज कर लेना है, स्टरलाइज कर लेना है, उसके बाद ही उस नीडल का दूसरे जानवर के लिए इस्तेमाल करना है। या जो डिस्पोजेबल नीडल्स आते हैं उन्हीं का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, वाटर एक जगह पे नहीं होना चाहिए, फीड एक जगह पे नहीं होना चाहिए, और जो इलाज करते समय नीडल, क्योंकि नीडल से भी ये ट्रांसमिट होगा। एक और मिसकंसेप्ट चल रहा है कि मिल्क से ट्रांसमिट हो सकता है क्या? मिल्क से उसकी माँ के बच्चे को ट्रांसमिट हो सकता है। अगर कोई काविंग हुई है और उसका छोटा सा बच्चा है 1 महीने का 2 महीने का, हमने भी ऑब्जर्व किया है, तो वो मिल्क से ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं। लेकिन अभी वो बीमार थी और आज 6-7 दिन या 10 दिन के बाद उसने बच्चा दिया है, और वहाँ पे मिल्क से ट्रांसमिट होने के डर से आप ऐसा ना करें कि उसके बच्चे को दूध ना पिलाएं। उसे अगर आप दूध नहीं पिलाएंगे, कोलेस्ट्रम नहीं पिलाएंगे तो ऐसे ही वो मर जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसे कोलेस्ट्रम पिलाएं। हो सकता है कि एंटीबॉडी अगर बना होगा तो वो कोलेस्ट्रम में भी आया होगा, वायरस तो आएगा ही लेकिन एंटीबॉडी भी बनेगा। अगर उसके मदर का एंटीबॉडी होगा तो वो मैटरनल प्रोटेक्शन उसके बच्चे को दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये श्योर फैक्टर होगा, बट ए पॉसिबिलिटी है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है 10-15 दिनों से तो एंटीबॉडी ज़रूर बना होगा, और वो एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में आएगा, और अगर आप कोलेस्ट्रम पिलाएंगे तो वो बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। तो कोलेस्ट्रम आपको नहीं रोकना है, बच्चे को दूध पिलाना है। एक और कंसेप्ट है लोगों का मानना, या लिटरेचर भी है, कि ज़्यादातर ये अबॉर्शन कराता है, इनफर्टिलिटी कराता है, लेकिन ये सारे पशुओं में नहीं कराता है। मैंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है, कई पशु इन्फेक्टेड रहे हैं, कई जानवर इन्फेक्टेड रहे हैं, फिर भी उनमें अबॉर्शन नहीं मिला है। हाँ, लगातार कई हफ्तों तक इसमें बुखार रहता है, तो वो एक कारण हो सकता है अबॉर्शन का, क्योंकि लगातार 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक अगर किसी को बुखार रहेगा तो वहाँ पे एनिमल अबॉर्ट कर जाते हैं। लेकिन फिर भी कई जानवर जो हैं अबॉर्ट नहीं करते हैं और उनका लाइव बच्चा भी पैदा होता है। हमने भी इसको विटनेस किया है। तो आपको उसके लिए वरीड नहीं होना है। सिम्टम्स आप देखेंगे तो कई तरह के आते हैं। कुछ लोगों का रिपोर्ट ये है कि जो गाय है जब इन्फेक्टेड रहती है तो कई दिनों तक लगातार खड़ी रहती है। तो इसको मैंने एनालाइज़ किया और देखा कि जो गाय है कई दिनों तक, जबकि उसके पैरों में सूजन भी नहीं है, ब्रिस्केट पे एडिमा भी नहीं है, फिर भी 5-5 दिन 6-6 दिन से अगर खड़ी है, इसका मतलब है कि वो बैठती है तो उसे पेन होता है। और बैठती है तो पेन होने का मतलब है कि या तो उसके जॉइंट में पेन है, जो कि ये वायरस खुद करता है, टेनोसिनोवाइटिस करता है, आर्थराइटिस करता है, जॉइंट पेन कराता है, या मसल पेन कराता है, उसके चलते लेमनेस आता है। लेकिन मसल और जॉइंट पेन के चलते गाय जो है बैठना नहीं चाहेगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार 4-4 दिन तक बैठे नहीं। अगर कोई भी गाय लगातार कई दिनों तक खड़ी रहती है या बैठते ही इमीडिएटली उठ जाती है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसके थोरेसिक कैविटी में पेन है या उसके एब्डोमिनल कैविटी में पेन है। तो अगर वो खड़ी रहती है तो आपको सस्पेक्ट करना है कि जिस तरह के लीजन जो स्किन पे आपको देख रहे हैं वैसे ही लीजन और वैसे ही फोड़े उसके इंटरनल ऑर्गन्स में भी बनते हैं, लंग्स में भी बनते हैं, जीआई ट्रैक्ट में भी बनते हैं, विसरल ऑर्गन में भी बनते हैं। यानी कि वो जब बैठती है तो उसको चेस्ट कैविटी में पेन होता है, पेरिटोनियल कैविटी में पेन होता है, इसलिए वो बैठना नहीं चाहती है। यहाँ पे आपको सीरियसली लेना होगा और आपको एंटीबायोटिक का इस्तेमाल
करना होगा। इसी तरह से अगर एडिमा हो जाता है उस समय भी आपको उसको सीरियस लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो भी एडिमा वाले जिनके ब्रिस्केट एडिमा है, लिम्ब एडिमा है, उनमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो एडिमा को आपको कंट्रोल करना ही होगा। इसके एडिमा को कंट्रोल करने का मेथडोलॉजी मैंने पहले के वीडियोस में बताए हैं कि किस तरह से एडिमा को आप राइड अप कर सकते हैं। एंटीबायोटिक का सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसमें स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन बेस्ट है। और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन कब आपको इस्तेमाल करना है? स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आप सेकेंडरी बैक्टीरियल को रोकने के लिए कर रहे हैं, यानी जब लंग में लीजन हो जाए या उसके इंटरनल ऑर्गन में लीजन हो जाए या उसके जॉइंट पे लीजन हो जाए, स्किन की जो लीजन्स है फूटने लगे, उस समय एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। यानी कि जब वायरेमिया है तब आप एंटीबायोटिक अवॉइड कर सकते हैं। शुरुआत के 2 हफ्ते तक जब तक लीजन्स फूटते नहीं हैं या उसको लंग के सिम्टम्स नहीं आते हैं तब तक आप एंटीबायोटिक अवॉइड कर सकते हैं। जबकि आखिर के टाइम में जब 1 से 2 वीक बीत जाता है, जब उसके सिम्टम्स आने लग जाते हैं, स्किन पे लीजन्स बन जाते हैं, जॉइंट पे लीजन्स बन जाते हैं, उस समय आपको एंटीबायोटिक नहीं रोकना है, आपको एंटीबायोटिक देना ही देना है। इवन जो एंटीबायोटिक का कोर्स है वो आपको 5 से 7 दिन का करना चाहिए। फिर आप कुछ दिनों के लिए उसे ब्रेक कर दीजिए, फिर से आप कंटिन्यू कर देंगे तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे एंटीबायोटिक का सिलेक्शन स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन कर सकते हैं, फ्लोरोकिनोलॉन्स कर सकते हैं। उसी तरह से आपको अगर लग रहा है कि निमोनिया हो गया है, वहाँ पे सिप्टियोफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारे एंटीबायोटिक को आपको जज करना है कि किसको सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़ इम्यूनिटी की है और स्ट्रेस का है। लगातार फीवर बना रहता है और वायरस जो है माइलोसप्रेशन करता है, जिसके चलते टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत डाउन हो जाता है। तो जब इम्यून सिस्टम सप्रेस रहेगा तो एक तो वायरल प्रॉब्लम चल रहा है, तो जब इम्यूनिटी डाउन रहेगी तो उस समय सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि इम्यूनिटी इन्हांस करने के लिए खास करके विटामिन ई और सेलेनियम का इस्तेमाल करें। विटामिन ई सेलेनियम देने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होगा, दूसरा इम्यूनिटी इन्हांस होगा। और ये ई और सेलेनियम मसल से एसोसिएटेड जितने प्रॉब्लम होते हैं या स्किन से एसोसिएटेड प्रॉब्लम होते हैं उनमें हीलिंग में भी हेल्प करते हैं। तो आप विटामिन ई और सेलेनियम को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, या इंजेक्टेबल ट्रेस मिनरल्स जो आते हैं उनका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। फीवर है तो आपको सिम्टोमेटिक नेसाइड्स यूज करने पड़ेंगे। मैं जो है यूज़ करता हूँ इनिशियली, अगर सिर्फ फीवर रहता है तो मैं मेलॉक्सिकाम में यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर जॉइंट पेन है तो वहाँ पे मैं कीटोप्रोफेन प्रीफर करता हूँ। अगर खड़ी रहती है लगातार कई दिनों तक तो वहाँ पे आपको फ्लूनिक्सिन मैग्लोमिन का इस्तेमाल करना चाहिए इंडोटॉक्सिमिया के केस में। तो कौन सा नेसाइड सेलेक्ट करना है आपको जज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। प्रोपोलिस आता है जो हनी बी कॉम्ब से बनता है, उसका इस्तेमाल स्किन लीजन को हीलिंग करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से कैलेंडुला आता है, उसका भी आप इस्तेमाल इसमें स्किन हीलिंग के लिए कर सकते हैं। हर्बल प्रिपरेशन तमाम तरह के हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं, उनको भी आप सपोर्टिव में यूज कर सकते हैं। नीम के पत्तों को खौला करके पानी में, फिर उस पानी को स्प्रे अगर करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है क्लिनिकल केसेस में जहाँ पे स्किन लीजन बन रहे हैं। मैगट्स पड़ने न दें, उसका ध्यान रखें, मैगोटिसाइडल स्प्रे करें। और आप जब वुंड लीजन ज़्यादा बन गया है वहाँ पे जो एक्रिफ्लेविन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं या ऑइंटमेंट आते हैं उनका इस्तेमाल करें तो जल्दी रिकवरी होती है। और ध्यान देना है कि अभी वैक्सीन उपलब्ध है, तो वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक कन्फ्यूजन ये आता है कि जिनको बीमारी हो गई है उनको वैक्सीन लगना है कि नहीं, तो जो बीमार हो चुके हैं उनमें वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जनरली पॉक्स वायरस का ट्रेंड होता है कि एक बार होता है तो दोबारा नहीं होता है। तो जो एनिमल अनएफेक्टेड हैं उनमें ही वैक्सीन लगाना है आपको। और वैक्सीन भी गोट पॉक्स वैक्सीन अगर आपके पास अवेलेबल है तो 3 से 5 ml सबक्यूटेनियस आपको सिर्फ एक बार लगाना होता है। अगर आपके पास लंपी इन डिजीज़ का स्पेसिफिक वैक्सीन जो कि अभी ICR ने डेवलप किया है वो अवेलेबल है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो फुल प्रोटेक्शन देगा। तो जो एनिमल अनअफेक्टेड हैं उन्हीं को वैक्सीन लगाना है।
जिनको ऑलरेडी बीमारी हो गई है उनमें वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनती है और एक बार जब वायरस आ गया है तो खुद एंटीबॉडी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसमें बनी होगी, तो वो दोबारा होने के लिए प्रोटेक्टेड रहेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।